दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी को ध्यान में रखकर करवाए जा रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जो कि साइंस सब्जेक्ट से एक्सपेक्टेड है। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे, और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारी 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारी 5th क्लास है। इसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ है वह टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास करते हैं। क्वेश्चन है कि ओजोन मंडल किस विकिरण की वृहद मात्रा के भेदन क्षमता को रोक सकती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पराबैंगनी किरण, बी दे रखा है गामा किरण, सी दे रखा है अल्फा किरण, और डी दे रखा है अवरक्त किरण। तो सबसे पहले तो ओजोन मंडल क्या है। तो पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है जिसको ओजोन परत कहते हैं। यह परत जो होती है यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह उन पराबैंगनी किरणों का लगभग 90 से 99% तक अवशोषित कर लेती है। यह पराबैंगनी किरणें जो होती है यह मनुष्य में स्किन कैंसर तक उत्पन्न करती है, इसलिए यह बहुत ही हानिकारक होती है। इनको पृथ्वी तक रोकने वाली जो परत होती है ओजोन परत होती है। ओजोन परत की मोटाई को डोप्सन में मापते हैं। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं कि ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इन 2 पॉइंट्स के बारे में हमें ध्यान रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसे कि एक बुक होती है, उसको हम पेपर कवर से पूरा कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्या? ताकि जो भारी धूल मिट्टी है वह बुक को ना लगे और बुक खराब ना हो और बुक फटे ना। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी जो होती है उसके ऊपर ये ओजोन परत एक कवच या कवर की भांति कार्य करती है, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। और यह पराबैंगनी किरणें जो होती है यह मनुष्य के लिए भी हानिकारक होती है। इसी ओजोन परत की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। यह इन हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकंड दे रखा है एडवर्ड जेनर, थर्ड दे रखा है वॉटसन, और फोर्थ दे रखा है लुई पाश्चर। तो पेनिसिलिन जो है एक दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में पेनिसिलिन की खोज की गई। पेनिसिलिन को इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन की खोज जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई, तब उन्होंने देखा था कि यदि पेनिसिलियम नोटेटम उपयुक्त सबस्ट्रेट में बढ़े तो यह एंटीबायोटिक गुणों के साथ एक पदार्थ निश्चित करेगा, जिसे इन्होंने पेनिसिलियम करार दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन को कौन से कवक से प्राप्त किया गया है। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको ध्यान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकी
कि रक्त में पाया जाने वाला एक विलेय प्रोटीन जिससे फाइब्रिन नामक सफ़ेद अविलेय तंतुमय प्रोटीन बनता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लिम्फोसाइट, सेकंड दे रखा है ग्लाइकोजन, थर्ड दे रखा है फाइब्रिनोजन और फोर्थ दे रखा है ल्यूकोसाइट। तो नॉर्मली आपको कभी चोट तो लगी होगी, चोट लगती है, हम देखते हैं वहाँ से बहुत सारा ब्लड आता है, लेकिन टाइम के साथ वहाँ से ब्लड आना बंद हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वहाँ पर ब्लड के क्लोट्स जम जाते, मतलब कि रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण जो रक्त होता है वह बहना बंद हो जाता है। तो इस रक्त के थक्के में कौन कौन से प्रोटीन सहायक होते हैं? तो इस रक्त के थक्के में बनने में जो फाइब्रिनोजन है यह सहायक होता है, यह रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। जबकि एक विटामिन है, विटामिन के, यह भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके साथ साथ कैल्शियम जो होता है यह भी रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम जो होता है यह थक्के बनाने वाले कारकों की उपस्थिति में फैक्टर एक्स प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नामक एक एंजाइम को सक्रिय करता है। यह एंजाइम फिर प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन होता है एक प्रोथ्रोम्बिन, जिसको थ्रोम्बिन में यह परिवर्तित करता है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो बदले में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में भी परिवर्तित करता है, जिससे रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है रक्त के थक्के की जमने की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोज़ेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हैनीमैन, सेकंड दे रखा है पीनम, थर्ड दे रखा है रॉबर्ट कोच और फोर्थ दे रखा है एडोल्फ मेयर। तो क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू के मोज़ेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को अलग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एडोल्फ मेयर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडोल्फ मेयर जो है उन्होंने तंबाकू मोज़ेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को पृथक करने का कार्य किया था। अब रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच जो ट्यूबरक्लोसिस, जो जीवाणु से फैलने वाली एक बीमारी है, इसके बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस खोज जो है वह रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। और हैनीमैन जो है, इनको सैमुअल हैनीमैन इनका पूरा नाम है, जिनको होम्योपैथी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडोल्फ मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा, चेचक, गर्ल्स हुआ जिसको मम्स भी कहते हैं, और रेबीज रोगों के होने का कारण क्या है? ये जो रोग है ये किसके द्वारा फैलते हैं, ऐसा हमको पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जीवाणु, बी दे रखा है विषाणु, सी दे रखा है कवक और डी दे रखा है प्रोटोजोआ। तो खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज ये सभी जो होते हैं ये सभी एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। वायरस की खोज, विषाणु की खोज डीजे इवानोवस के द्वारा की गई है और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है? तो वह वायरस को कहा जाता है। अब बात करते हैं खसरा। तो खसरा जो है इसका रोग कारक जो है वह पैरामिक्सो वायरस है और इसके संक्रमण का तरीका है, अगर कोई व्यक्ति खसरा रोग से पीड़ित है, अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमें भी यह रोग हो जाएगा। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। इसके लक्षण देखें तो चेहरे एवं गर्दन पर गहरे लाल रंग के दाने और बुखार इसके लक्षण में दिखता है। इसके साथ साथ अगर हम इसके वैक्सीन की बात करें तो इसमें MMR की वैक्सीन लगाई जाती है। बात करें अगर हम चेचक की, तो चेचक का रोग कारक जो है वह वेरियोला वायरस है। वेरियोला वायरस, इस चेचक से एक क्वेश्चन बनता है कि चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। चेचक को
स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गर्ल्स हुआ या मम्स। तो यह भी एक संक्रामक रोग है जो एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। यह हमारी पैरोटिड लार ग्रंथि को संक्रमित करता है, जिसके कारण गले में सूजन उत्पन्न हो जाती है। उसके साथ इसमें जो वैक्सीन लगाई जाती है वह होती है MMR, मम्स, मीजल्स और रूबेला इसका पूरा नाम। ये जो होता है यह MMR की वैक्सीन जो होती है इन तीनों रोग में उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है रेबीज़। तो रेबीज़ रोग जो होता है वह रेब्डोवायरस के कारण फैलता है। इसके साथ इसके संक्रमण का तरीका है कि जो रेबिड कुत्ते होते हैं उनके काटने से यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें कुत्ते के काटने के बाद घाव पर संक्रमण उत्पन्न हो जाता है, मांसपेशियां प्रभावित होती है, विशेषतः गले की मांसपेशियां, जल निकलने में परेशानी तथा स्वयं कुत्ता भी जो होता है वह पागल होकर मर जाता है। इसके वैक्सीन की बात करें तो एंटी रेबीज वैक्सीन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया में सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 का कितना भाग होता है? एक्वारेजिया है जिसमें सांद्र HCl का 3 भाग है और उसमें पूछा गया है कि सांद्र HNO3 का इसमें कितना भाग है। तो एक्वारेजिया जो है यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, जिसको अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। इसमें HCl का 3 भाग तथा HNO3 का 1 भाग। इसमें HCl तथा HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं, तब जाकर के एक्वारेजिया का निर्माण होता है। एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सोना, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातु को गला देता है, जबकि टाइटेनियम, इरिडियम, टेटलम, ओस्मियम, रेडियम आदि इन धातुओं को यह गला नहीं पाता है, इसलिए इसको एक्वारेजिया अम्लराज नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग एक्वारेजिया में मिलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। हमको यहाँ पे क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र पूछा है। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र होता है Na3Al F6। ये जो है यह क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हवा, सेकंड दे रखा है जल, थर्ड दे रखा है कोयला और फोर्थ दे रखा है बिजली। तो भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है वह है कोयला। कोयला इसलिए है क्योंकि बिजली का महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वह कोयला होता है। थर्मल पावर भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। कोयले, गैस और डीजल प्राकृतिक गैस जैसे भाप उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर विभिन्न प्रकार के थर्मल पावर प्लांट हैं। भारत के अंदर जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वह कोयला। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हवाई जहाज, बी दे रखा है रॉकेट, सी दे रखा है पनडुब्बी और डी दे रखा है नाव। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है। सबसे पहले हम देखते हैं संवेग संरक्षण है क्या। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। तो ये जो है गति का तीसरा नियम है। गति का तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में समान परिणाम की प्रतिक्रिया होती है, अर्थात इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक क्रिया की जाए तो उसके विपरीत में एक प्रतिक्रिया होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो यह रॉकेट लॉन्चिंग के बारे में आपने सुना होगा या रॉकेट लॉन्चिंग होते हुए आपने देखा होगा।
तो उस समय ईंधन जलने पर रॉकेट तेज़ी से गैस बाहर निकालता है, जिससे रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल लगता है और रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। रॉकेट क्या करता है? रॉकेट जब लॉन्च होता है तब वह एक क्रिया करता है कि तेज़ी से गैस बाहर निकालता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया और एक संवेग संरक्षण का भी एग्जाम्पल हो गया। इसके हम अन्य एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हम बंदूक चलाते हैं, जैसे बंदूक से जब गोली चलती है तो गोली चलने के बाद हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। तो यह भी एक संवेग संरक्षण सिद्धांत का एग्जाम्पल है। इसमें भी क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया हो रही है। जब गोली चलती है तब पीछे की ओर एक प्रतिक्रिया होती है। एक और एग्जाम्पल है कि जैसे हम चलते समय जब हम पिछले पैर से फर्श पृथ्वी सतह पर बल लगाते हैं तो प्रतिक्रिया के कारण हम आगे बढ़ते हैं। जब हम चलते हैं, सतह पर हम चलते हैं, तब हम ज़मीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके फलस्वरूप हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायु से भरा हुआ गुब्बारा, जब इसमें से वायु निकलती है तब ये हवा में इधर उधर गति करता है। तो यह भी एक संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है। तो इन सभी एग्जाम्पल के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रॉकेट जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति निष्पादित कर रही है और माध्य स्थिति से गुजरती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा न्यूनतम होगी? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सी ऊर्जा जो होगी वह न्यूनतम होगी। जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति से निष्पादित कर रही होती है तब माध्य स्थिति से गुजरती है तो इनमें कौन सी ऊर्जा न्यूनतम होगी? तो माध्य स्थिति से वस्तु जब गुजरती है तो वहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह न्यूनतम होगी, जबकि गतिज ऊर्जा और वेग सर्वाधिक होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। इसमें वेग और द्रव्यमान, तो गतिज ऊर्जा में वेग अधिक है तो वेग भी अधिक होगा। और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह न्यूनतम होगी, जबकि अधिकतम विस्थापन अवस्था, यहाँ पर अधिकतम विस्थापन पे स्थितिज ऊर्जा जो होगी यहाँ से उल्टा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह तो अधिकतम होगी, लेकिन गतिज ऊर्जा यहाँ पर न्यूनतम होगी। स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ तो अधिकतम होगी और गतिज ऊर्जा जो होगी वो यहाँ पर न्यूनतम होगी। इस क्वेश्चन में अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि जब माध्य स्थिति से वस्तु गुजरती है तब वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह तो न्यूनतम होती है, जबकि गतिज ऊर्जा जो होगी वह अधिकतम होती है। जबकि अधिकतम विस्थापन अवस्था में वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह अधिकतम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा जो होगी वह न्यूनतम हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो होगी और माध्य स्थिति में जब वस्तु गुजरती है तब वहाँ पर न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस किसी निश्चित ताप पर सबसे अच्छा औसत वेग वाली होती है? अच्छी औसत वेग वाली होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हीलियम, सेकंड दे रखा है आर्गन, थर्ड दे रखा है नियोन और फोर्थ दे रखा है रेडन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियोन जो होती है यह अक्रिय गैस किसी निश्चित ताप पर सबसे अच्छे औसत वेग वाली होती है। अब इन गैसों को अक्रिय गैसें क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गैसें जो होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, इसलिए इन गैसों को अक्रिय गैसें कहा जाता है। और यह गैसें पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 में रहती है, जहाँ पर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, यह सभी गैसें जो होती है यह अक्रिय गैस होती है। यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है।
इसलिए इन गैसों को अक्रिय गैसें कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोन, जो कि किसी निश्चित ताप पर सबसे अच्छे औसत वेग वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नैनो प्रौद्योगिकी, सेकंड दे रखा है माइक्रो प्रौद्योगिकी, थर्ड दे रखा है बृहद प्रौद्योगिकी और फोर्थ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे की बजाय किस तरंग द्वारा अधिक प्रामाणिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अल्फा रे, सेकेंड दे रखा है गामा रे, थर्ड दे रखा है बीटा रे और फोर्थ दे रखा है अल्ट्रासाउंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड, जिसको सोनोग्राफी भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिनकी आवृत्ति जो होती है 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। इनमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति तरंगों की सहायता से बिना किसी हानिकारक प्रभाव के शरीर के आंतरिक संरचना का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो ये पराश्रवित तरंगें प्रयोग में ली जाती है या पराध्वनि तरंगे प्रयोग में ली जाती है, वह जो होती है हानिकारक नहीं होती है। यह अल्ट्रासाउंड भ्रूण की जांच के साथ साथ विकारों का पता लगाने में, भ्रूण के विकास वृद्धि का अध्ययन करने में उपयोगी है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासाउंड, जिसको सोनोग्राफी कहते हैं, वह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी जलवायु शोषण के परिणाम स्वरूप लगातार जोरदार शारीरिक व्यायाम के बाद मांसपेशियों में क्या जमा होता है जो मांसपेशियों में थकान का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एटीपी, बी दे रखा है लैक्टिक अम्ल, सी दे रखा है एथिल अल्कोहल और डी दे रखा है CO2। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपने बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं की होती है, वर्कआउट नहीं किया होता है या रनिंग नहीं की होती है, और आप जब रनिंग स्टार्ट करते, वर्कआउट स्टार्ट करते, तब जब आपका वर्कआउट या रनिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपकी मांसपेशियों में दर्द और थकान का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनोक्सी श्वसन कहते हैं। और अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जो कि हमारी मांसपेशियों में थकान का प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट हुक, सेकंड दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड दे रखा है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, फोर्थ दे रखा है रुडोल्फ विर्चो। तो कोशिका शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। और सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की गई है, जिसको कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। यह पूरी कोशिका में होने वाली गतिविधियों का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। थर्ड है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को जीवित कोशिका के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। मृत कोशिका के खोजकर्ता के रूप में रॉबर्ट हुक को जाना जाता है। जबकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो जीवित कोशिका की खोज जो की है वो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है। फोर्थ ऑप्शन रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका के बारे में एक फैक्ट प्रस्तुत किया था, होमिनस सेलुला ई सेलुला।
जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण जो होता है वह पुरानी कोशिका से होता है। पुरानी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक हो जाएगा।